अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। मैंने ये जो रेड से लिखा है तो ये हमारे टॉपिक का तो मतलब ऐसा नहीं होता। कंपैरेटर का वर्ड निकला है कंपैरिजन से। इसका मतलब ये है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपैरिजन के तौर पर दो वोल्टेज के कंपैरिजन के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने किसी कंडीशन को फेस करना होता है, उसमें ये कहना होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इसके नतीजे में ये चीज़ सामने आनी चाहिए। जब भी आपने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग को काम करना होता है तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। वो कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैटर इस तरह हो जाए, अगर वो पूरी ना हो तो उसके इन्वर्स में देखा जा सकता है। तो ये कंपैरिजन का हमेशा तब भी आप यूज करते हैं कि जब आपने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, तो आप उस कंडीशन के साथ कंपेयर करके आप फैसला करते हैं कि आप मुझे क्या करना है। अब हमने ऐसा किया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया। ये जो आप आज नई एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी, ये बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिव करने के लिए वोल्टेज इस्तेमाल होता है। इसको आप एक्टिव वोल्टेज कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिर्फ एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अब हमने करना ये है कि मेरे पास एक रेफरेंस वोल्टेज है। जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो एक चीज रेफरेंस ली जाती है और दूसरी चीज को उस रेफरेंस के साथ कंपेयर करके डिसाइड किया जाता है कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसकी सिंपल मिसाल ये होती है कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो बैलेंस के ऊपर एक साइड पे जो आपके पास बाट रखा जाता है वो हमारे पास रेफरेंस होता है। 1 किलो का हो, 2 किलो का हो, 3 किलो का हो, जो भी हो वो रेफरेंस होता है। दूसरी साइड पे हम वो अननोन चीज रखते हैं जिसको हम कंपेयर करके फैसला करते हैं कि अब उसका वेट क्या है। हमेशा कंपैरिजन के लिए एक चीज नाउन होती है और दूसरी चीज अननाउन होती है जिसकी सूरत में कंपैरिजन वाकई होता है। अब हमने ऐसा किया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल को रेफरेंस वोल्टेज जो कि फिक्स वोल्टेज है वो आपने दे दिया। ये रेड मार्कर से लिखने की वजह ये है कि ये वैल्यू हमारी बुक में गिवन नहीं है, ना हमारे टॉपिक का हिस्सा है। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने इस्तेमाल की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये आपको जब लिखना है पेपर में या याद करना है तो आपने ज़हन में रखना है कि ये चीज़ समझाने के लिए थी और आपके लिखने या पेपर में पुट करने के लिए नहीं है। अब ऐसा किया कि उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी जो कि पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करेगी। चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ के आए रियोस्टेट, वहां हम इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट और पोटेंशियोमीटर को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी पढ़ के आए हैं। वहां हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज वही चीज दोबारा रिवाइज होनी है। ऐसा हुआ कि आपने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल को रेफरेंस वोल्टेज के साथ जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उसको कर दिया ग्राउंड। इसके बाद इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, रेफरेंस वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है, मैंने पहले बात कर दी है। जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वेरिएबल है, उसका जो पोटेंशियल है वो वेरी कर सकता है। अब इस तरह किया कि इसके नीचे वोल्टेज 0 है, बैटरी का वोल्टेज 10 है। मैक्सिमम जो वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस हम ले सकते हैं वो बैटरी के वोल्टेज की इक्वल ले सकते हैं, 10 वोल्ट की इक्वल ले सकते हैं। ये सारी मेरा फर्जी वैल्यू है ताकि आपको समझाने के लिए है। 0 वोल्ट। अब आप देखिए हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो 0 वोल्ट पे खड़ा है। 0 के लिहाज से अगर आप रेफरेंस वोल्टेज को देखें तो 5 पे है। मेरा रेफरेंस वोल्टेज बड़ा है आपके जो वेरिएबल वोल्टेज है यानी कि नेगेटिव वाला। दैट मीन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कम है, नॉन इन्वर्टिंग का ज्यादा है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेगा क्या? ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये करेगा जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो हमारे पास एक्टिव वोल्टेज भी पॉजिटिव या भी नेगेटिव पॉजिटिव वीसीसी या नेगेटिव वीसीसी अटैच है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी वैल्यू आगे आपके पास रिप्रेजेंट कर देगा, अपीयर हो जाएगी। जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे सामने आ जाएगी, जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम ना खत्म कर देंगे। अब ऐसा हुआ कि इस केस में अगर आप देखें शुरू में तो मेरे पास जो नेगेटिव वाला है वो 0 पे है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो 5 वोल्ट पे है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है। इफ V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव, अगर आपका पॉजिटिव वाला V नेगेटिव से बड़ा है तो देन जो आउटपुट पे वोल्टेज जाहिर होगा वो होगा जो पॉजिटिव के साथ अटैच है।
अब हमारे पास मामला ये हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव के साथ जो वोल्टेज अटैच है वो हमने कर लेते हैं वी पॉजिटिव सीसी और इधर कर लेते हैं नेगेटिव वी सीसी। तो मेरे पास जो वोल्टेज सामने आ जाएगा वी आउट पे वो आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू पॉजिटिव वी सीसी। अगली कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास वी पॉजिटिव जो है वो लेस है, अगर आपने ऐसा किया कि ये वेरिएबल था कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट को मूव करवाया, आप ले गए इसको मूव करवाते हुए लेट्स सपोज आप कहते हैं हम ले गए 7 वोल्ट तक, हम कहां तक ले गए 7 वोल्ट तक। अगर इसको 7 वोल्ट तक ले गए, इस कॉन्टैक्ट को उठा के 7 वोल्ट पे ले गए तो 7 वोल्ट ग्रेटर हो गया 5 वोल्ट से। जब वो वैल्यू ग्रेटर हुई तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी है, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाली यानी कि वी नेगेटिव वाली। कौन से वाली, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाली या वी नेगेटिव वाली। जब मेरे पास इन्वर्टिंग वाली या वी नेगेटिव वाली ग्रेटर हो जाएगी तो तब आप कहेंगे इफ वी पॉजिटिव लेस देन वी नेगेटिव, क्योंकि वी नेगेटिव ग्रेटर होगी, या दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए कि वी पॉजिटिव लेस होगी। जब लेस होगी तो देन आप ये कह सकते हैं कि जो वी आउट है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, जो मेरे पास नेगेटिव के साथ वोल्टेज अटैच है वी सीसी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कंपैरिजन करना है, वी आउट पे मेरे पास वो वोल्टेज अपीयर होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि वी पॉजिटिव वी सीसी जो है वो पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अटैच है, और नेगेटिव वी सीसी नेगेटिव यानी कि आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अटैच है। अगर इन्वर्टिंग वाला बड़ा होगा तो उसके साथ जो वी नेगेटिव वी सीसी अटैच है वो अपीयर होगा आउटपुट में। अगर पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बड़ा होगा तो उसके साथ जो वोल्टेज अटैच है पॉजिटिव वी सीसी वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। आप उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका कंपैरिजन किया है, जो वैल्यू बड़ी होती रही है उसके अकॉर्डिंग हम करते गए। ये वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि वो रेफरेंस वोल्टेज से बड़ी है या छोटी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट मूवेबल है, कंडीशन के मुताबिक ये मूव कर सकता है। तो जो कंडीशन फुलफिल होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट हमें दे देगा। जो बेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, इसके पढ़ने की वजह यही है कि आपको ये समझाया जाए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह वो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टॉपिक में एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने जा रहा है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आज ही क्लियर करना चाहूंगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच उसमें अच्छी तरह समझ आ सके। एक हमने उसमें कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और एक पोटेंशियल डिवाइडर का करना है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2-3 दफा सुन के आइएगा ताकि आपको परसों यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसकी समझ आ सके। पोटेंशियल डिवाइडर आपको मैं कई बार क्लास में पहले वाज़ेह कर चुका हूं कि जो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ये मेरी दोनों रेजिस्टेंस लगाई गई हैं सीरीज में, R1 और R2 आपस में किसमें है, सीरीज में लगाई गई है, और इनके क्रॉस क्या है, VCC है। अब मेरे पास मैं लेट्स सपोज कहता हूं कि मेरे पास R1 के क्रॉस जो वोल्टेज वो V1 है और जो R2 के क्रॉस वोल्टेज है वो V2 है। अब मेरे पास होगा ये कि होगा मेरे पास इस तरह कि जो मेरे पास टोटल VCC है वो किसके इक्वल होगा, वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज था वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, V1 और V2 में, दोनों ऐड कर दिए, V1 प्लस V2 कर दिया। अब आप जानते हैं कि जो I होता है वो V और R होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इक्वल टू IR, वहां से I निकाले तो V और R हो गया। अगर आप I निकालना चाहें तो टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस कर दें। टोटल वोल्टेज देखें तो आपके पास क्या है, टोटल वोल्टेज मेरे पास है शुरू में दिया गया वोल्टेज जो मैंने दिया है इसमें VCC, शुरू में दिया गया वोल्टेज क्या है VCC, टोटल वोल्टेज मेरा ये है। आगे जो रेजिस्टेंस टोटल है वो है R1 प्लस R2, तो आपने क्वेश्चन लिख दी V टोटल की जगह VCC और R टोटल की जगह आ गई R1 प्लस R2। ये मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब हुआ इस तरह कि मैंने जब V1 लिखना चाहा, V1 मेरा इसके क्रॉस वोल्टेज था, जब मैंने V1 लिखना चाहा तो उससे हुआ ये कि V1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू निकाली थी VCC
R1 प्लस R2। अब आपके दिन में एक सवाल क्या होगा कि सर ने V1 लिखा है, इधर R1 तो लिखा है लेकिन I1 नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। जब करंट सेम होगा तो जब जो चीज सेम होती है उसको दो नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती, उसका एक ही नाम रख दिया जाता है। इसलिए मेरे पास IR1 आ गया। I की जगह मैंने VCC ओवर R1 प्लस R2 पुट कर दिया और साथ क्या लिख दिया R1। इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास R1 ऊपर चला गया और VCC मैंने इधर लिख दिया। तो ये मेरे पास जो V1 है वो आ गया R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई VCC। आगे है बेटा V2 इक्वल टू IR2। I की वैल्यू वही VCC R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई क्या हो गया R2, और I की जगह VCC R1 प्लस R2 और R2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरह इसको भी रीअरेंज किया तो R2 पर चला गया, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई VCC आई। ये मेरे पास V2 का एक्सप्रेशन आ गया। ये आपने अच्छी तरह से नशीन करना है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसको डिस्कस कर सकें। हमारी इलेक्ट्रिकल में इसका मामला ये है कि अगर मैं ये V1 वोल्टेज लिखूं जो इसके क्रॉस पियर हो रहा है तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल का मामला ये है कि वो ये करेगी, वो यही चाहेगी कि V1 जो है वो क्या होगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई क्या है VCC। V2 क्या है R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा VCC। हम इलेक्ट्रिकल में ये कहते हैं कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं या किसी शॉर्ट टाइम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हमारी इलेक्ट्रिकल ये कहती है कि हमारे पास R1 के क्रॉस वोल्टेज होगा, जिसको हमने V1 का नाम दिया है। उसका मामला ये होगा कि आप ये रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस वोल्टेज लेना है, जिसके क्रॉस वोल्टेज लेना है उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, जितनी सीरीज में रेजिस्टेंस आ रही है वो बटे में रख देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बैटरी का वोल्टेज, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बैटरी का वोल्टेज। तो मेरे पास R1 का क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा V1, इसकी रेजिस्टेंस क्या है R1, टोटल रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई सोर्स वोल्टेज। आगे आ जाओ V2 पे, उसी तरह उसकी रेजिस्टेंस ऊपर R2, टोटल रेजिस्टेंस जितनी भी सीरीज में है वो क्या रख देनी है नीचे और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा VCC। दैट मीन नोमिनेटर जो है वही रेजिस्टेंस बनेगी जिसका वोल्टेज निकालना है, डिनोमिनेटर उसकी टोटल रेजिस्टेंस जो शरीर में नजर आ रही है वो लिख देनी है मल्टीप्लाई बैटरी का वोल्टेज। R2 का मामला भी ऐसा ही है कि वो रेजिस्टेंस R2 वाली ऊपर, टोटल रेजिस्टेंस शरीर वाली नीचे। नोमिनेटर में R2 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में जितनी शरीर में रेजिस्टेंस आ रही है वो आ जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा। तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिवाइडर हम किस तरह लगाते हैं ताकि कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच में हम इसको पढ़ सकें। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।